हाय दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका साधन में हम करते हैं बिजनेस को सिंप्लीफाई। और आज एक ऐसे ही बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में सेक्टोरल लेवल पे तो मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है आपको बताने में कि सेक्टर में क्या हो रहा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डेटा सेंटर और पावर सेक्टर, दोनों इंजन्स, ट्विन इंजन पे चलने वाले एक बिजनेस के बारे में जिसका नाम है टेक्नो इलेक्ट्रिक। मैं आज आपके साथ हाजिर हूँ एक नए वीडियो को लेकर के जो बेसिकली एक अपडेट है। और एक्चुअली हम लोगों ने बहुत पहले इस पे एक डिटेल वीडियो एनालिसिस की हुई थी आज से 1 साल पहले, जुलाई 2024 में। तो हम लोगों ने सोचा कि एक रिव्यू कर देते हैं, और जो लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ उन लोगों को शायद इसके बारे में पता ना हो, इसलिए इस वीडियो के स्टार्ट के 15 मिनट में हम टेक्नो इलेक्ट्रिक की फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, जो कि एक इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं होगी। ये वीडियो हम लोग सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए कर रहे हैं, सो डोंट कंसिडर इट एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइस। आई एम नॉट अ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रजिस्टर्ड विद सेबी। So let's talk about this company which has been doing multiple things. So let's take a pause and understand what this company is up to. And before that, let's understand the fundamental view which we had formed and the nuances through which we have gone through to appreciate and understand the depth of the fundamental business which operates. And साधन का हमेशा मानना ये है कि हम लोग बिजनेस को अगर समझ पाए तो कन्विक्शन डेवलप होगी, जो कि बहुत ही यूजफुल टूल है टू अप्रिशिएट अ बिजनेस। आज मैं आपके साथ एक वीडियो के फॉर्म में शेयर करना चाहता हूं कि व्हाई वी बॉट दिस स्टॉक एट द फर्स्ट प्लेस। 25 मिनट का डिस्कशन इस पे है, एंड देन लास्ट के 10 मिनट्स में आज के डेट में इस कंपनी में क्या अपडेट। सो you stay tuned till the end of the video. Techno Electric is a pure play EPC company specialized into substations and higher voltage 765 kV से ज़्यादा वाले high tension high voltage सेटअप बनाने में स्पेशलाइज है। दे हैव अराउंड 50% मार्केट शेयर ऑफ दिस बिजनेस, एंड दिस बिजनेस इज ग्रोइंग, दैट्स द गुड न्यूज़। लेट्स सी थ्रू द फ्लो कैसे उन्होंने किया था। तो लॉन्च किया था 1980 में। 2009 में दे स्टार्टेड विंड पावर प्लांट, सो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन में घुस गए वो। उसको उन्होंने 2022 में बेच भी दिया, एक्चुअली 2023 में एक्चुअली यहाँ पे बेच दिया। सो दे हैव सोल्ड देयर विंड पावर। दे time to time have dabbled into various related things, not unrelated. So they got into transmission asset ownership, PPP projects आए 2010 में on transmission side। तो वहाँ पे भी इन्होंने एक transmission asset बनाया और खुद के लिए भी बनाया टाइप्स। They were owner also, they are not just EPC but developer also। तो विंड में भी उन्होंने डेवलपर रोल में आए और ट्रांसमिशन में भी डेवलपर रोल में आए। विंड को तो उन्होंने बाय बाय कर दिया उसके एसेट को एक तरीके से। ट्रांसमिशन एसेट भी उनके अभी ना के बराबर। सो फायदा क्या हुआ कि ईपीसी में जनरली व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट ईपीसी ऑलवेज स्ट्रगल फॉर मनी, क्योंकि उनको पैसा रिसीवेबल में खड़ा रहता है। उनके पैसे काम तो हो जाता है बट पेमेंट बाद में आती है। बट दीज गाइज वर एसेट ऑनर ऑल्सो। तो उन्होंने ओवर द पीरियड in last 10 years they have huge cash flow of 2000 करोड़। 2000 करोड़ ये विंड टर्बाइन बना करके बेचा, ये ट्रांसमिशन एसेट बनाया। तो ईपीसी में तो पैसे बना ही रहे थे, साथ में एज एन एसेट ओनर ऑल्सो दे मेड मनी। फिर उन्होंंने 2019 में एक नया बिजनेस, ये फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, FGD, which is flue gas desulfurization project. So any cement plant or any power plant, they throw some lots of waste gases. So उसमें सल्फर काफ़ी होता है, and you know sulfur dioxide is the most poisonous, one of the most poisonous gases for environment. So government has mandated that nobody should be allowed to release SOx, sulfur dioxides. So power plants would have to have this FGD in place. So they have been given some timeline, some another few years, 1-2 साल का रोप उनको दिया हुआ है। तो उसका बिजनेस उन्होंने 2019 में स्टार्ट किया। डेटा सेंटर में 2021 में ये लोग आए, बिकॉज इनके पास ये सब बिजनेसेस बेच करके बहुत पैसे आ गए थे। तो उन्होंने डेटा सेंटर, एज आई सेड, इज 678% कॉस्ट इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल, एंड दे आर एक्सपर्ट इन टू परचेज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल थिंग्स। तो इनका स्ट्रेंथ था उधर, तो दे हैव डाइवर्सिफाइड इनटू अ रिलेटेड थिंग। एंड नाउ आई टॉक अबाउट फर्दर क्या हो रहा है। अभी इन्होंने एडवांस मीटरिंग में भी आ गए, ये स्मार्ट मीटर में भी आ गए। सो ये बहुत सारे छोटे छोटे टेलविंड इनके पास है। स्मार्ट मीटर है, FGD है, डेटा सेंटर है, हाई मार्जिन वाला ये इनका वो बिजनेस है EPC, ट्रांसमिशन EPC का। सो ऑल 4 सिलेंडर्स आर वेरी गुड सिलेंडर्स विच आर गुड थिंग टू हैव। यूनिक सोर्स यही है कि दे हैव कैश फ्लो, एंड दैट्स व्हाई दे कुड गेट इनटू दोज सेक्टर्स। और कुछ बिजनेसेस को तो बेच चुके हैं, जैसे ट्रांसमिशन एसेट ओनरशिप का और विंड पावर जनरेशन का, वो बेच चुके हैं। दे हैव अ गुड कैपिटल एलोकेशन स्ट्रेटजी एंड द मैनेजमेंट इज वेरी गुड। Q2 FY21 में दे हैव शेयर्ड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। सो दे आर एक्सपर्ट इनटू कोर ऑफ सबस्टेशन, वो सबस्टेशन बनाते हैं। सो स्कोप ऑफ सबस्टेशन विल बी नो लेस देन 30% ऑफ द कैपेक्स इन्वॉल्व इन क्रिएशन ऑफ एनर्जी कॉरिडोर्स
going forward with earlier, which earlier was no more than 15-18%. So this is the industry change. So industry level पे क्या हो रहा है कि पहले जो substation cost था that was 15-18%. Now जो energy corridors हो रहे हैं, energy corridors is a defined term. It's basically renewable energy जहाँ पे बन रही है. जैसे renewable energy तो कहीं पे भी हो सकती है, किसी जंगल में भी बहुत ज़्यादा विंड हो सकता है, वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, किसी पहाड़ पे जाके सोलर लगाना पड़ेगा. सो दीज आर नॉट द डिमांड एरियाज. सो वहां से कॉरिडोर बना करके उसको डिमांड तक लाना होता है. सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एनर्जी कॉरिडोर. इट्स कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कॉरिडोर. सो वो रिन्यूएबल एनर्जी कॉरिडोर आप बना रहे हो. सो आपका कहीं पे नंदी हिल पे वहां पे आपने विंड टर्बाइन लगा दिया है और आपको बेंगलोर में पावर देना है. सो you will have to create corridor. So for that you need more number of substations. So percentage wise the cost, the capex means 30% is now substation cost, so which is a automatically growth area for them because वो उसमें master है. They are 50% market leader into that high voltage वाला. So they are saying they are about business model. So they are saying we are a zero product company basically. So they are pure play EPC, and who claims that we are a EPC, we are a execution guy, we are not a product sellers. So we are a company with the solution ability backed by filed execution and equipments we outsource from competent sources, capable sources, by partnering them, by ensuring their financial discipline with them, and project management team is a very strong and very large with us. So they are more of a project management guys. They are not product sellers, and they know कहाँ से खरीदना है, कहाँ पे लगाना है. That's their strength. So they are at least clear about it. We are 500 strong people team now. उस समय थे last to 750 people over next 2 years. So they were saying कि अभी ये number 800 है. Actually they have 800 people. So they were right. So कि 2 साल में हम लोग 750 ऐड करेंगे in Q2 FY21. अभी इनके पास 800 लोग हैं. So they are true. They walk the talk. And they said कि hiring people is not a challenge. And they saying कि why they are based out of Calcutta. So Calcutta में the labor cost is less. Even employee, even blue collar, white collar, जो भी सैलरी वाले हैं उनका कॉस्ट थोड़ा कम है. एंड ईपीसी में यू नीड पीपल. So that's why they have access to lesser cost talent pool, but skilled people. So getting skilled people loyal and stable with you is one positive we enjoy with us. It is one city where you can afford these kind of setups at affordable cost, or maybe the least cost in the country as of now. Very true. Calcutta में रहना बहुत आसान है. So lots of positivity is there, and our challenges are also part of it. Overall, I'll say we are better placed in doing this business from Calcutta over other cities. So this is a unique color I would like to throw. In FGD business, the terms of payment are not that good as in the transmission project. Transmission project में counterparty is PGCIL, which is a very good disciplined company. Unlike FGD business, ये जम्मू कश्मीर या जहाँ पे भी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो रांची में जाकर के आपको लॉबी करनी पड़ेगी. सो वहाँ पे थोड़ा पंगा है. बट PGCIL दिल्ली में आओ और अपने पैसे लेके जाओ टाइप सिस्टम बिजनेस है. तो ट्रांसमिशन इज बेटर बिजनेस in terms of payment than FGD. And very important thing he said कि somebody asked him कि भाई आप grow क्यों नहीं करना चाहते, मतलब लोग grow कर रहे हैं आप, मतलब कि what is your appetite. So he said that more people are died out of indigestion and not out of hunger. He says कि, and very true, it's EPC business I have been studying for 10 years. I've seen it very from close quarters. This is a very good statement कि many people they eat lots and they die out of indigestion, not because of hunger. Project की कमी नहीं है, they cannot execute. Execution is a problem. So book as much you can eat and digest. So this is their core philosophy, which I like, and that's why even though EPC company है, but I am slightly more confident about the management because इनकी philosophy clear है. Come back to Q2 FY24, 3 साल बाद अब क्या हो रहा है. Post H1 of FY24 till around November 16, 2023, Techno Electric received 2 orders under RDSS. वो स्मार्ट मीटर का अवार्ड मिला इंदौर से 536 करोड़ एंड सबस्टेशन का मिला PGCIL से. सो उनका ऑर्डर बुक 4,300 करोड़ हो गया था एज ऑन November 16. सो दे हैव अ गुड पाइपलाइन. दे आर सेइंग द टोटल बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द पावर ट्रांसमिशन स्पेस इज 40,000 करोड़, out of which Techno Electric is hopeful of lending 3,000 crore, which is over next 3-5 years. So this is the statement why I'm bullish, because they will be having this kind of market share. उसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो it's a safe story. They don't have to eat so much, they can digest. Smart meter, they have estimated order of 2.22 trillions, not their order, under various stages of execution, out of which 88% would be under RDSS. So they are saying that RDSS में ही ज़्यादातर order आएंगे. They expect to get smart meter order worth 2,000 crore to 2,500 crore every year.
सो दे आर वेरी क्लियर अबाउट देयर टारगेट्स। रिसेंटली उन्होंने स्टरलाइट के साथ 199 करोड़ का जीता था, वो 765 केवी AIS सबस्टेशन पैकेज। तो दो तरीके के सबस्टेशन होते हैं, कि AIS और दूसरा होता है GIS। So only trouble with this is that AIS is a slightly older technology. बुरा नहीं है, but GIS is more in demand if you go urban. Urban area में अगर दिल्ली में मुझे सबस्टेशन लगाना है, then I'll definitely have to buy a GIS station substation. तो वहाँ पे GIS के लिए मुझे जाना पड़ेगा Hitachi के पास, ABB के पास, and all these new folks like Siemens and all, they do very good GIS. AIS जो है, जिसमें ये कंपनी is known to do AIS, which is a slightly बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, नॉट बैकवर्ड बट लैंड वाइज नॉट दैट इफिशिएंट। मतलब टेक्नोलॉजी में कोई गड़बड़ी नहीं है, बट लैंड थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो लैंड ज़्यादा लगता है तो लोग बोलते हैं AIS क्यों करना है, GIS करते हैं कम लैंड में। तो बट अल्टीमेटली GIS वाले पैसे ज़्यादा चार्ज करते हैं, मार्जिन ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो अल्टीमेटली इस दोनों को बिजनेस मिलेगा। सो दे आर गेटिंग दोज बिजनेसेस। राजस्थान में मिला है इनको। देन PGCIL, यहाँ पे भी उनको AIS का ही मिला है। सब लोग इनको AIS के लिए याद करते हैं, इंक्लूडिंग PGCIL। वैल्यू चेन में वो बहुत ही डीपली इंटीग्रेटेड हैं, और उनके प्रोडक्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो दे आर प्रेजेंट इन ट्रांसमिशन सॉल्यूशंस थ्रू हाई एंड ट्रांसमिशन सॉल्यूशंस। बट इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट दे आर आल्सो प्रेजेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स बाय विनिंग ऑर्डर्स इनटू स्मार्ट मीटर्स एंड RDSS स्कीम, जिसके बारे में हमने वीडियो में बात किया हुआ है ये सारे सेगमेंट पे ऑलरेडी। डेटा सेंटर के बारे में हमने बात की थी कि वो अपना एक डेटा सेंटर हाइपरस्केलर्स के लिए बना रहे हैं, बट एक अपडेट ये है कि दे हैव गॉट गुड ऑर्डर फ्रॉम रेलटेल फॉर मेकिंग 100 एज डेटा सेंटर्स, और ये प्रेजेंट होगा 100 रेलवे स्टेशन पे। एक डेटा सेंटर का कॉस्ट रफली 10 करोड़ होगा। सो अराउंड 1000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी रेलटेल से मिलने वाली है इस कंपनी को, जिसके लिए उन्होंने 20 ईयर्स का अग्रीमेंट भी कर लिया है। सो एक बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म व्यू रखती है कंपनी, और इस इंडस्ट्री में रेलटेल जैसी PSU इनके साथ ट्रस्ट कर रही है। दे आर डूइंग अ लॉन्ग टर्म 20 years डील विद देम। एक बड़ा रीजन है दैट अपॉर्चुनिटी साइज हैज ग्रोन अप, व्हिच इज वेरी राइट। देयर टोटल अपॉर्चुनिटी इज 3000 बिलियन, व्हिच इज 3 लाख करोड़। उसमें से 1,50,000 करोड़ इज कमिंग फ्रॉम ट्रांसमिशन एंड FGD will be 80,000 करोड़। टोटल अपॉर्चुनिटी साइड की बात हो रही है, और 40,000 करोड़ would be the addressable market for data center, which is right, but we need to look closer that how much Techno is going to get from this whole TAM. So important thing to notice here is the rise of total addressable market, जिसे TAM भी कहते हैं। कंपनी ने दो प्रेजेंटेशन निकाले थे, एक Q3 FY24 के एंड पे और Q4 FY24 के एंड पे। तो दोनों में उन्होंने ट्रांसमिशन सेगमेंट के बारे में बात की कि अपॉर्चुनिटी साइज क्या है। तो जब उन्होंने Q3 में अपडेट किया था तो उन्होंने ट्रांसमिशन सेगमेंट में अपॉर्चुनिटी अपने लिए सिर्फ 60,000 करोड़ की बात की थी, बट उन्होंने कॉन कॉल में हिंट किया था कि ये मार्केट साइज एक्सप्लोड होने वाली है। एक्चुअली वैसा ही हुआ। Q4 की जब रिजल्ट आई तो उन्होंने जो गाइडेंस दी, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिया है, उसमें उन्होंने ट्रांसमिशन सेगमेंट का मार्केट साइज 3,56,000 करोड़ अनाउंस किया है, विच इज लाइक 6x जंप। और यही रीजन है लार्जली, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई द स्टॉक गॉट री-रेटेड। सो टेक्नो की ऑर्डर बुक भी इसी प्रोपोर्शन में बढ़ी है। आफ्टर ऑलमोस्ट अ नेग्लिजिबल और नील एनर्जी ग्रोथ over almost continuously for last 8 years, the energy demand is back, is near all-time high, and they are saying that India की जो per capita consumption around 1250 units per capita है, that is going to go up to 1750 by 2030। और इसका मेन रीजन है दैट पीक डिमांड जो अभी 240 गीगावाट है is going to go up to 400 gigawatt by 2030। So this growing power demand has led to the burst in the order book of Techno Electric। Now अब हम बात करते हैं Techno Electric के Q1 FY26 में क्या हुआ, और पिछले 6 महीने में एक्चुअली जो भी अपडेट है I will be sharing you with in this short presentation। So Q1 में this company has done a revenue of around 515 crore, which is 25% growth year-on-year basis पे, and the EBITDA margin has increased from 13.7% to 15.6%, which is a remarkable improvement, and the company already is debt free, which has been the case 1 year back also. Actually this company has 2,250 crore of treasury, actually which generates around 58 crores of quarterly revenue in the form of other income for this company, which has grown by 152% Y-on-Y, which means that company has good cash position। अब बात करते हैं बॉटम लाइन की। पैट इज रफली 99 करोड़, जो कि 78% ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले। EPS is 10.7,
So the company has showcased so far execution discipline. They have compressed the timelines and improved productivity. We'll talk about it in detail. And also has successfully done overhead absorption and improvement in working capital cycle. सो इन चीज़ों पे हम बात करेंगे. दिस हैज़ बीन द हाईलाइट ऑफ द क्वार्टर. मेन बिजनेस पे आते हैं तो मेन बिजनेस इस ट्रांसमिशन का है और सबस्टेशन का है. उसमें अपॉर्चुनिटीज जो TECL के लिए जो थी वो पोस्ट 2023 इट हैज़ रिमार्केबली चेंज्ड बिकॉज उसके पहले उनका ट्रांसमिशन से जो रेवेन्यू आता था वो 20% का था. नाउ ट्रांसमिशन रेवेन्यू शेयर हैज़ ग्रोन टू 40% ऑफ दियर total top line, which is increasing number, which means the company is more focused towards substation work and less towards transmission line work. So मैं बता दूं कि ट्रांसमिशन लाइन में जो मार्जिन्स होती हैं वो एट बेस्ट 12% का हो सकता है, अराउंड 12-13%, बट सबस्टेशन में मार्जिन वहाँ से स्टार्ट होती हैं 10% से 15-16% तक का मार्जिन इसमें बन सकता है. So the company is trying to steer its way towards the higher margin product. Opportunity from increased participation of private sector in power transmission in India. That has been the writing on the wall that Power Grid, जो कि PSU है, which actually controls most of the transmission network, they just have 49% of scheme under implementation. Half of the job is being done by other private. उसमें बहुत सारे नाम हैं जैसे led by Sterlite Power, Adani Transmissions and Mega Engineering and likes of that. सो पावर सेक्टर में सबस्टेशन का जो ग्रोथ है वो किस सेगमेंट पे ज़्यादा है ये आप देखना चाहें तो नीचे कॉर्नर में एक चार्ट मैंने प्रोड्यूस किया है विच सजेस्ट दैट बाय FY 2027 एंड द ग्रोथ मैक्सिमम एडिशनल सबस्टेशन इन टर्म्स ऑफ MVA will be added into 400 kV and followed by 765 kV which is the higher extra high voltage range and सबसे कम होगा वो 230-220 kV में होगा. HVDC is the theme of the year for transmission sector and FY 27 end tak around total HVDC in megawatt is expected to be 45,500 megawatt. As on 30th June 2025, the company has an order book of 7,127 crores. PBCB concession जो कि private parties के लिए available होते हैं उस concession में इन्हें 2 प्रोजेक्ट मिले हैं जिसमें ओवरऑल पूरे लाइफ टाइम में अराउंड 2800 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है. एडिशनली दे हैव सीन अ मार्केट अपॉर्चुनिटी ऑफ एनुअल बिडिंग पाइपलाइन ऑफ 40,000 करोड़. Company targets roughly 2,500 crore out of that 40,000 crore annual bidding pipeline for next 4 years. So FY25 में the company saw 17 projects commissioned across India and this is mostly a domestic execution based company. इसमें 20+ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सबस्टेशन का पाइपलाइन है जो कि 220 kV से 765 किलो वोल्ट रेंज में है विच इज़ अंडर एग्जीक्यूशन. Structural drivers are integration of 500 gigawatt of renewable capacity by 2030. It requires 50,000 circuit kilometers of transmission line and 4,33,000 MVA megavolt ampere of transformation capacity addition. So lots to happen and especially in substation we should more focus on that 4,33,000 MVA which is going to be added. टेक्नो इलेक्ट्रिक एक ट्रांसमिशन EPC कंपनी है. ट्रांसमिशन में जो एक चीज़ नोट करने लायक होती है वो है 2 टावर के बीच में वायर ले करना होता है. तो 2 टावर को इंस्टॉल करने के लिए आपको वहाँ ज़मीन खरीदनी नहीं होती, एक्चुअली राइट ऑफ वे एक्वायर करना होता है. जो भी वहाँ पे जो किसान हैं उनसे आपको बात करनी होती है, उन्हें कुछ कॉम्पनसेशन देना होता है और उनसे राइटिंग में एक राइट ऑफ वे लेना होता है. सो दैट प्रोसेस इज टिपिकली डन बाय द कंसेशनियर, यानी जिसने कंसेशन दिया है, जैसे पावर ग्रिड और स्टेट यूटिलिटीज जिनके लिए आप काम कर रहे हैं. बट उनके एंड से डिले होता है एंड द डिले इन लैंड हैंड ओवर पुशेस द एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस क्लोजर टू शेड्यूल्ड कंप्लीशन डेट. तो पहले वो 2 साल 1.5 साल का टाइमलाइन देते हैं बट राइट ऑफ वे में डिले हो जाता है तो टाइमलाइन स्क्वीज हो जाती है. सो इस पे इम्पैक्ट क्या होता है टेक्नो पे, तो इसमें प्रोजेक्ट का जो टाइमलाइन है वो कंप्रेस हो जाता है इनटू शॉर्टर कंस्ट्रक्शन विंडो एंड दिस फोर्सेस हायर इंटेंसिटी एग्जीक्यूशन बट क्रिएट्स एफिशिएंसी गेन. तो पहले जो था जो 2 साल में होना था उसके लिए उन्हें 2 साल के लिए जैसे 2 साल के लिए क्रेन अवेलेबल करना था, अब वो काम उन्हें 1.5 साल में ही करना है एक तरीके से. तो efficiency will improve. Benefits to Techno is that the margins get increased by 2 to 5%. Not just that, also they get 2 to 5% of bonus incentive for one-time completion under tight schedule. So उन्हें पावर ग्रिड एक्स्ट्रा पे करती है
more than 2 to 5% bonus. Working capital cycle improve करता है, it expedites the billing and collection cycle due to shorter project duration. प्रोडक्टिविटी भी बूस्ट होती है, सो ऑप्टिमाइज्ड यूज ऑफ मैकेनिकल इक्विपमेंट, बल्क प्रोक्योरमेंट एंड लेबर एफिशिएंसी ब्रिंग्स टू द प्रोडक्टिविटी एट अ नेक्स्ट लेवल, हाई लेवल. ओवरहेड एब्जॉर्प्शंस भी बेहतर होते हैं क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो है वो क्विकर टर्नओवर पे स्प्रेड होते हैं. दैट इम्प्रूव्स द एबिटा मार्जिन. सो इट मे लुक वेरी काउंटर इंट्यूटिव कि राइट ऑफ वे के डिले होने से कंपनी की मार्जिन कैसे इंप्रूव हो सकती है, एंड एग्जैक्टली दैट इज हैपनिंग. So that's what a phenomena which I thought would be interesting for you to note. Recently, this company has done a very good job of completing a Sikar substation installed in 9 months versus industry norm of 2 years. So that demonstrates their execution speed, which is most important for a EPC company. Let's talk about smart meters, which is the second line of business for them. जहाँ पे जो plan है वो 22.9 crore smart meter install करने का है. Out of his 14 crore has been awarded. Only 2.9 crore has been installed so far. टेक्नो के पोर्टफोलियो में ये 25 लाख मीटर आउट ऑफ 22.9 करोड़ उन्हें इंस्टॉल करना है so far. They have installed 8 lakh so far. They want to increase this number to 1 million by in 2026. And EPC opportunity from this line of business is roughly 80,000 to 1 lakh crore for over 7 years. That is the EPC opportunity, out of which this company is targeting 500 crore a year from smart meters. In total, they have got 4 AMI contracts across Jharkhand, Tripura, Madhya Pradesh and Jammu and Kashmir. So, एक stats मैंने आपके साथ share किया है. The total sanction is 22 crores, out of which total awarded 14 crores and total installed 2.9 crores meters. Let's talk about the interesting piece which is data centers. So इन्होंने डेटा सेंटर में फोरे किया था 2 साल पहले. चेन्नई डेटा सेंटर में रफली 500 करोड़ कैपेक्स कर चुके हैं, एंड दिस प्रोजेक्ट इज रेडी फॉर ऑपरेशंस. सो एक्चुअली दे विल बी लीजिंग आउट द स्पेस वेरी सून. FY26 में 25 करोड़ का रेवेन्यू आना है फ्रॉम चेन्नई डेटा सेंटर, एंड द मार्जिन वुड बी वेरी गुड, 80%. बट फुल डिप्लॉयमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन बाय दिसंबर and it will scale up by FY27. दूसरा जो बड़ा डेटा सेंटर है गुड़गांव में, एज डेटा सेंटर है, जो कि रेलटेल के सौजन्य से मिला है उन्हें, तो वहाँ पे भी कमिश्निंग की जा चुकी है. मुंबई में भी एज डेटा सेंटर है, वो H2 में ऑपरेशनलाइज होना है, जो कि एक इंडियन कॉन्ग्लोमरेट के लिए वो लीज कर रहे हैं, वो फुली लीज आउट हो रहा है. नोएडा में रेलटेल की जो प्रॉपर्टी की DC 18 मेगावाट की है, विच इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन एंड पार्शियल कमिश्निंग बाय H2 FY26. FY26 में रोल आउट जो है वो 5 एज डेटा सेंटर का होना है, विच आर इनटू गांधीनगर, इंदौर, भोपाल एंड कोलकाता. 5-year investment plan under data center is approximately 8,000 crores. Payback period is 5 years, so this company is learning quite fast, because at one point of time they were wind turbine producers, they were EPC, power EPC and everything. So now they have got into data centers. So Chennai data center में full swing पे काम हो रहा है. This company is exploring partnership with hyperscalers and cloud provider. And चेन्नई में जैसे जैसे cloud providers base बनाएंगे, वैसे वैसे उन्हें ज़्यादा अच्छी opportunity मिलेगी to get this centers leased. Let's take a quick look at order book breakdown of this company. So order book की overall sizes की बात करें तो roughly there has been 11% growth ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एज ऑन 30 जून 2025. 9,100 करोड़ का ऑर्डर बुक था, वो बढ़ करके 10,040 करोड़ का ऑर्डर बुक हो गया है इन बाय 30 जून 2025. उस ऑर्डर बुक में द मेन कंट्रीब्यूशन कमिंग फ्रॉम ट्रांसमिशन सेगमेंट विच सॉ 45% ग्रोथ YOY, and it now stands at 7,127 crores against nearly 4,900 crores, which was last year. But there has been a reduction in distribution segment, which has been led by the flue gas desulfurization segment. Mein order book has gone down by 20%, as some orders has been executed or नए order नहीं आ रहे हैं. So that segment is actually not where we are really bullish on. Whereas the smart meter has seen a 25% year on year growth. और डेटा सेंटर में आप देखेंगे कि द ऑर्डर बुक हैज़ gone down from 174 crore to 62 crore, but that is slightly misleading because वो जो डेटा सेंटर EPC order book है that has come down, but they themselves are building up new data set. Overall, the customer
profile has slightly changed, that Power Grid, unka contribution to order book has gone up 22% from 14% last year, एंड राजस्थान राज्य विद्युत निगम का कंट्रीब्यूशन गिरा है और नए 2 क्लाइंट ऐड हुए हैं, अदानी एनर्जी एंड इंडिग्रेड. सो दैट्स द ओवरऑल ऑर्डर बुक फ्रॉम टेक्नो इलेक्ट्रिक. So let's talk about lastly about the guidance. FY26 में इन्होंने गाइडेंस दिया हुआ है रेवेन्यू का 3500 करोड़ का. EPS इज एक्सपेक्टेड टू बी 50. ट्रांसमिशन EPC मार्जिन 14% का गाइडेंस दिया उन्होंने, बिकॉज इट इज़ अ मिक्स बैग, 60% कमिंग फ्रॉम लेइंग वायर्स अक्रॉस द फील्ड. And they targeted to apply 1 million meters, smart meters. FY27 का गाइडेंस इंटरेस्टिंग है. जो रेवेन्यू टॉप लाइन उन्होंने गाइडेंस दिया है वो 4500 करोड़ का है. EPS will grow 50% from 50 to 75. That's what they are saying in 1.5 year. Data center revenue will pick up in FY27. अभी 25 करोड़ है, वो अगले साल 25 करोड़ इस साल का एक्सपेक्टेड है, अगले साल वो 350 करोड़ का हो जाना चाहिए. So this is the guidance, but let's take it with a pinch of salt. And we have to look out for various risks involved into these businesses, because the company has got into smart meters. They have doing FGD, flue gas desulfurization project, जो कि जिस पे मैंडेट गवर्नमेंट का आ गया कि अब करने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे उनका कुछ रिसीवेबल जो है थोड़ा सा अटक सकता है, वो एक रिस्क है इसमें. तो EPC में रिस्क तो बहुत होते हैं, तो हमें उस चीज़ को भी ध्यान में रख के चलना चाहिए. सो दैट्स ऑल अबाउट टेक्नो इलेक्ट्रिक. आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप इस तरीके की डीप डाइव और चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट. बट अगेन दिस इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड यू शुड अप्रिशिएट द nitty-gritties of transmission sector, and for that we have made a video. If you have not watched our transmission sector deep dive, then you should go and watch. Link will be provided in the description. So that's all for today. But before we go, if you have benefited from Sadhan analysis, then please do let us know that हम लोग इतने effort कर रहे हैं, whether this is benefiting you or not. We are not receiving any feedback, so do let us know if you have benefited from Sadhan research, Sadhan analysis, business analysis, which we keep doing. So comment में एक thumbs up दे देंगे, then we'll understand that our efforts are getting across to you. Please do comment and let us know what you want to be covered on Sadhan. Thanks for watching.